शर्मा आज आपके साथ में एक नए टॉपिक संघीय न्यायपालिका के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। तो देखिए दोस्तों, संघीय न्यायपालिका देखेंगे अपन क्या होती है संघीय न्यायपालिका। तो मैं नॉर्मल संघीय न्यायपालिका का परिचय देने जा रहा हूँ। क्या होती है संघीय न्यायपालिका, उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करती है और किन किन के हितों की रक्षा करती है संघीय न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो अब देखना अपना आज का टॉपिक हुआ क्या, न्यायपालिका। दोस्तों नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होगा, लोगों को न्याय दिलाना। क्या करेगी न्यायपालिका, लोगों को क्या दिलाएगी, न्याय दिलाएगी। लेकिन दोस्तों न्याय किस आधार पर दिलाएगी, कैसे दिलाएगी, किनको न्याय दिलाएगी और किन कारणों से न्याय दिलाएगी, दोस्तों ये देखने की बात है। तो वो देखना दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका प्रावधान किया गया है, न्यायपालिका। ठीक है, जितने भी न्याय व्यवस्था से संबंधित कार्य होंगे न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 तक किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आगे की। ठीक है, अब बात करेंगे न्यायपालिका के क्या होते हैं दोस्तों। न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं। पूरे देश की बात करूं तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे स्तर होगा, उसका नाम होगा सर्वोच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय होगा दोस्तों कि पूरे देश स्तर के लिए कानून बनाएगा। ठीक है, इसके नीचे आएगा वो होगा राज्य न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय ये एकमात्र ऐसी संस्था है, इसे अंतिम या अंतिम न्यायालय भी कहते हैं। यहाँ के बाद में व्यक्ति को न्याय कहीं पे भी नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, देश के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। पहला होगा कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा हो गया उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हो गया दोस्तों। और थर्ड हो गया अपने कौन सा, स्थानीय न्यायालय बोलते हैं या जिला न्यायालय जिन्हें बोलते हैं, जिला न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है न्यायपालिका। बात करेंगे अपन किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, क्या होती है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संगठन किस आधार पर किस बेस पर होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, सारी चीजें पर अब अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब देखना दोस्तों क्या है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कार्य करने वाली संस्थान या संस्था है जिसके अंदर क्या होता है, लोगों को हितों की रक्षा की जाती है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। किन्हीं दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए तो उनके विवादों को सुलझाया जाता है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इनका प्रावधान बताई दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायालय का न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात करता हूं तो वर्तमान के जब भारत का संविधान बना था उस समय तक सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था। कितने, एक तो मुख्य न्यायाधीश तो 7 क्या होते थे दोस्तों, अन्य न्यायाधीश। यहाँ पे समझ में आ रही होगी आपको, बहुत इजी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इजी तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। आपके लिए इससे इजी कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, बहुत इजी चीजें ला रहा हूँ। अब देखना दोस्तों, ये तो कब था, जब भारत का संविधान बनाते हैं, जब भारत आजाद होकर वहां तक की स्थिति थी ये तो। ठीक है दोस्तों, वर्तमान की स्थिति की बात करूं मैं तो मुख्य न्यायाधीश तो वही एक होगा। कितने होगा, एक। मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे दोस्तों, एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। 30 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश। 30 अन्य न्यायाधीश हो गए दोस्तों। और बात करूं मैं कि 4 न्यायाधीश होते हैं, वो बोलते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। वरिष्ठतम न्यायाधीश दोस्तों, जो ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना, इन्हीं में से एक को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में ये वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं ना, जो राष्ट्रपति को क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना आगे क्या होगा। एक मुख्य हो गया, 30 हो गए, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए। कितना तो होगा ये। अब बात करूं मैं सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली होगा। कौन सा अनुच्छेद? 130, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होगा? दिल्ली में। ये कौन कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन। इतना समझ में आ गया होगा, अब देख लेना। आगे देखते हैं अपन क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय में। आगे मुख्यालय दिल्ली में हो ही गया। ठीक है दोस्तों, एक चीज और कंफर्म कर दूं, आज तक का मेरा इतिहास रहा है, तब तक मैंने कई कोचिंग संस्थानों में स्टडी भी करवाई है, कई बच्चों से मिला भी हूँ, बहुत बच्चों से मेरा अच्छा समझ भी रहा है। 10th 12th बोर्ड की क्लासेस भी खूब ली है मैंने, और जब मेरा एक्सपीरियंस देखा मैंने, और एक्सपीरियंस से मैंने कुछ सीखा कि जब बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं, कॉलेज में चल जाते हैं, तब तक उनको बेसिकली चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो जब भी लेके आया हूँ कि लोगों की कमियां रहती है वो आगे तक चले, तो ये कमियां उनकी अभी क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे। तो ये मेरी वीडियो 10th 12th वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये मेरी वाली वीडियो ना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेटर है। तो अब देखना, मुख्यालय हो गया कहाँ पे? दिल्ली में। अनुच्छेद हो गया 130, उसमें प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान 130 की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय क्या कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपन सीधे किस हिसाब से डायरेक्ट जाके किस हिसाब से अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में हम किस आधार पे जाएंगे। कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिनको सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है दोस्तों? न्याय करता है। ठीक है, लोगों के हितों की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा और सुरक्षा करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का रक्षक क्यों कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा गया है, इन सब बातों पर अध्ययन करेंगे। अब देखना दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ क्षेत्र अधिकार है कि उन क्षेत्र अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? कानूनों का निर्माण करता है, उनके लोगों की हितों की रक्षा करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है, और संविधान के अकॉर्डिंग लोगों को न्याय देता है। कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। पहला देखना, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्राइमरी फील्ड या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बोलते हैं दोस्तों इसे। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार आते हैं, कौन से क्षेत्राधिकार? जिसमें सीधे मुकदमे कहाँ पे होंगे? कहाँ पे सबसे पहले याचिका दायर होगी? वो होगी डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से विषय सम्मिलित किया गया है, कौन कौन से विषय पर सर्वोच्च न्यायालय न्याय करता है, कौन कौन से विषय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, वो देखना। जैसे मान लीजिए दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है, मान लो राजस्थान के अंदर, एग्जाम्पल के थ्रू देखना, राजस्थान और एमपी में मध्य विवाद हो गया। ठीक है भाई साहब, हो गया विवाद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, दो राज्य है, बड़े राज्य है, विवाद हो सकता है। यहाँ पे भी क्या हुआ? विवाद हो गया। लेकिन अब राजस्थान में भी उच्च न्यायालय, आई बात समझ में? राजस्थान का उच्च न्यायालय बता दूं कहाँ पे है? जोधपुर में, और उसकी खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर में। आई बात समझ में? ये हो गया राजस्थान एमपी दोनों में उच्च न्यायालय। दोनों ही अपने आप में धुरंधर समझते हैं सब, सही है कि नहीं? ये कहेगा मेरे राजस्थान में आ जाओ, तेरे को न्याय चाहिए, तो एमपी वाला कहेगा कि तेरे राजस्थान में क्या रखा है, तू आता है हमारे एमपी में, हम दिलाएंगे न्याय। तो दोनों में क्या होगा? विवाद उत्पन्न होगा। तो दोनों क्या करेंगे फिर कि चल तू भी नहीं, मैं तेरे पास क्यों, तू मेरे पास क्यों आएगा, चल दिल्ली चलते हैं, वहीं पे कर लेंगे दोनों जो भी बात होगी। तो फिर ये दो राज्यों के मध्य अगर विवाद होता है तो ये सीधे कहाँ पे जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करेगा। ठीक है दोस्तों, इनको निम्न न्यायालय या जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में जरूरत नहीं होती। दो राज्यों के मध्य विवाद होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। बात करूं दूसरी, तो दूसरी बात करता हूं, जैसे मान लो दिल्ली में और राजस्थान के मध्य विवाद हो गया। राजस्थान, ठीक है, आपको पता है दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के मध्य भी विवाद हो जाए ना, तो अभी उसका वो भी कहां पे जा सकते हैं? सीधे डायरेक्ट
प्रारंभिक यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय क्षेत्र या क्षेत्राधिकार है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दूसरे पॉइंट की, कौन सा क्षेत्राधिकार होता है, तो वो देखना दोस्तों, समवर्ती क्षेत्राधिकार। कौन सा दोस्तों, समवर्ती क्षेत्राधिकार। दोस्तों समवर्ती क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार होता है जिसमें वह क्षेत्राधिकार होता है जिसके अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हुआ हो, हनन हुआ हो, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, किसी के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया हो, ठीक है, किसी की स्वतंत्रता का हनन हुआ हो, तो वो सारे समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये क्या होता है, समवर्ती क्षेत्राधिकार का विषय इनमें मौलिक अधिकारों का हनन के विषय में है। ये अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में भी अपनी याचिका दायर कर सकता है, और यह समवर्ती क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय में भी चाहे तो दर्ज करवा सकता है। दोनों न्यायालयों में समवर्ती क्षेत्राधिकार के विषय में वह अपना मुकदमा दायर कर सकता है। क्लियर दोस्तों, समवर्ती। बात करता हूं थर्ड की, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री अब देखना दोस्तों क्या होता है। दोस्तों परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार होता है जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 क्या हो गया, 143, इस 143 में प्रावधान किया गया है। क्या है प्रावधान, कोई बता सकता है? देखना आप क्या होगा इसमें। भारतीय संविधान के 143 अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, कौन, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास परामर्श ले सकता है, ठीक है, किसी भी संवैधानिक विषय के ऊपर, ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस विषय पर अपना परामर्श दे, ये कोई जरूरी नहीं, ये उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो दे तो दे, ना दे तो ना भी दे। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर परामर्श देता है राष्ट्रपति को, और वो परामर्श अगर राष्ट्रपति चाहे तो मान भी सकता है, राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उसके जो बताया हुआ है उसको माने ही। आई बात समझे दोस्तों? तो ये हो गया अपना परामर्शदात्री, ठीक है। पहला हो गया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होगा समवर्ती क्षेत्राधिकार, तीसरा होगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, चौथा लास्ट होगा दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार या वह विषय क्षेत्र आते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका कोई मुकदमा चल रहा हो, तो वह अगर निम्न न्यायालय, मैं बात करता हूँ निम्न न्यायालय कौन से, जैसे कोई है जिला न्यायालय में अपनी याचिका लगाए, ठीक है, अब जिला न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो दो दल होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो व्यक्ति होंगे जो अपने न्याय लेके जाएंगे, दो में से एक के पक्ष में ही आएगा। आपको पता है दोनों के पक्ष में आ नहीं सकता, इसलिए एक तो अपने जो निर्णय से संतुष्ट नहीं होगा तो ये चाहे तो उच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय के निर्णय से भी ये संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम न्यायालय या अपीलीय न्यायालय भी कहा गया है। व्यक्ति यहाँ पे आने के बाद में कहीं पे भी नहीं जा सकता, ये लास्ट न्यायालय होता है, अंतिम न्यायालय होता है, इसके बाद में न्याय व्यवस्था अपनी खत्म हो जाती है। तो यही होता है अपीलीय न्यायालय। जो कोई निम्न न्यायालय होते हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति को संतुष्ट न्याय नहीं मिलती तो वो अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दायर या मुकदमा दायर करवा सकते हैं, अपनी याचिका पेश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए अपने चारों क्षेत्राधिकार। अब एक बात कर लेता हूं मैं सर्वोच्च न्यायालय के उपनाम या अन्य नाम। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का पहला नाम तो सर्वोच्च न्यायालय एक तो ही, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय बोलते हैं इसे, उच्चतम न्यायालय,
दूसरा बोलते हैं इसे सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय हो गया, एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। तो दोस्तों उच्चतम हो गया, अभिलेख न्यायालय भी इसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके तीन नाम है, जिसके सर्वोच्च न्यायालय पूछे या उच्चतम न्यायालय पूछे या अभिलेख न्यायालय, तीनों इसी के नाम है। आई बात समझ लो दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने जो मुझे आज तीसरी वीडियो डाल रहा हूं मैं, तो तीनों वीडियो में जो मुझे प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, जो मान दिया, तो मैं चाहता हूं कि जो आपने विश्वास कायम रखा, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं रघुनंदन शर्मा आपके साथ यूं ही नई वीडियो के साथ जल्दी लौटूंगा, इसलिए अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा करें। मैं आपके साथ जल्दी आऊंगा नई वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।